अस्सलाम वालेकुम यंग्स कैपिटल फैमिली। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ यंग्स कैपिटल टॉक। आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पे और हमने लोगों से रिव्यू लिए कि आपको यंग कैपिटल के कौन सी लर्निंग और कौन सा शो सबसे पसंद आता है, तो लोगों ने कहा कि यंग्स कैपिटल टॉक। तो उसको हमने कुछ नई रीब्रांडिंग की है उसकी, कुछ हमने उसमें स्ट्रक्चर चेंज किए हैं, जिसके अंदर कुछ हमारे जो अब सेगमेंट्स हैं वो इंटरेक्टिव हुआ करेंगे। और ये शो हर वीकली हर सैटरडे को 8:10 पर लाइव हुआ करेगा। और हमारा जो आज पहला सेगमेंट है वो है मार्केट पल्स, मतलब कि करंट वीक में मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया और नेक्स्ट वीक में मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है। तो डॉक्टर साहब, करंट वीक के अंदर मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया? देखिए, करंट वीक में अगर देखा जाए तो मार्केट ने एक्सपेक्टेशन तो यही थी कि आफ्टर वॉर सिचुएशन चीज़ें स्टेबलाइज हो जाएंगी। लेकिन मेरे ख्याल से अगर मैं आज अभी देख रहा था मार्केट क्लोजिंग पे कि वॉल्यूम कम है। वॉल्यूम कम ये चीज़ डिपेक्ट करता है कि इस सारे सिनेरियो में कि अभी इन्वेस्टर का इंटरेस्ट नहीं है। उसकी दो तीन रीजंस थी। पहले तो एक रोल ओवर वीक, ये हमारे मार्केट्स में, लोकल मार्केट्स में, क्योंकि ये हाई लेवरेज मार्केट्स हैं, मार्केट कैप वर्सेस लेवरेज को अगर देखा जाए तो ये काफ़ी हाई लेवल पे होता है। तो इस सारी सिचुएशन को कूल डाउन करने के लिए सेलिंग प्रेशर आता है। तो वो आल्दो वो एब्जॉर्ब हुआ है सेलिंग प्रेशर पिछले 2-3 दिन में। प्लस इन्वेस्टर थोड़ा सा फिक्रमंद है कि ये इंटरनेशनल मार्केट्स जो हैं, जैसे कोरियन मार्केट आपकी ट्यूसडे को ब्लैक ट्यूसडे हुआ, कि इस सारे का रिपल इफेक्ट पाकिस्तान पे कैसे आता है। प्लस एक फाइनेंस बिल था वो पेंडिंग था, तो थोड़ा सा ये था कि आईएमएफ कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स पे कोई नई पाबंदियां ना लगा दे, या जो हमने बजट दिया वो। उसके साथ साथ आपको पता है कि ये जो आपकी पीस टॉक्स थी जिसको पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया, इसमें भी 2-3-4 दफ़ा चीज़ें उलझी के वो चले गए हैं ईरान वाले, कभी वो बता रहे थे अमेरिका वाले बात नहीं कर रहे। तो इस सारी सिचुएशन को इन्वेस्टर्स ने स्टडी करके बड़ा इन्फॉर्म डिसीजंस लिए। और क्योंकि अब ये वही इन्वेस्टर्स हैं जो पिछले दिनों में, जंग के दिनों में विक्टिम रहे हैं इन सारी सिचुएशन का और सब्र करते रहे हैं, तो अब वो आगे सोच रहे हैं कि ज़्यादा यूफोरिया क्रिएट करने के बजाय सुकून से और आराम से जाएं। बाय द वे, अगर मैं इस सारी सिचुएशन को देखूं तो मेरे ख्याल से मार्केट बड़ी स्टेबल रही, और वॉल्यूम की कमी इंशाल्लाह ताला आगे आहिस्ता आहिस्ता जब अर्निंग्स आएंगी, मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आगे रिजल्ट्स आएंगे तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर होंगी। इसमें डॉक्टर साहब मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो ऐसे वीक शॉर्ट था, इसमें हमने देखा है कि संडे को बड़ी पॉजिटिव हैपनिंग्स हुई हैं स्विट्ज़रलैंड में। तो उसमें ये था कि मंडे और ट्यूसडे को लोगों को ये था कि मार्केट शायद अपर हार्ड पे चले जाएं, लेकिन मार्केट दोनों दिन नेगेटिव क्लोज हुई है और आज मार्केट पॉजिटिव है। तो क्या ये हेल्दी मार्केट कंसिडर की जाती है ऐसे जो बिल्कुल न्यूज़ बेस्ड ऐसे नहीं होती? बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ कि, बल्कि चाहता क्या हूँ, मेरे लिए किसी शेयर में अगर न्यूज़ भी आए ना, तो मुझे लगता है कि देर इज़ अ फेमस सेइंग कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़। देखें, जिन लोगों ने जो पीछे थर्सडे वेडनेसडे की दिन बाइंग्स की थी, उनके लिए बेस्ट टाइम था कि न्यूज़ आ गई है, मामला तय हो गए, पॉजिटिव है, फर्स्ट जो फेज़ था वो बड़ा पॉजिटिवली क्लोज हुआ है, अब इट्स टाइम टू सेल। और उन्होंने, लोगों ने फिर सेल किया, फिर नेक्स्ट डे बाइंग भी की। कल आपने देखा होगा कि मिड मार्केट के बाद काफ़ी बाइंग आई भी थी, और अंदर भी आपने देखा होगा 1-2 दफ़ा मार्केट 3-3, 4-4 हज़ार पॉइंट से दोबारा 1600 पे पॉजिटिव हुई। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ये पॉजिटिव हेल्दी मार्केट होती है, और इससे पता लगता है कि वॉल्यूम जो होता है वो चर्न हो रहा है, लोग इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, लोग इससे अपना रोज़गार बना रहे हैं। अच्छा, सेकंड मैं ये पूछना चाहूँगा कि नेक्स्ट वीक में मार्केट में क्या प्रोडिक्शन है, क्योंकि एक लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, तो इन 4 दिन के अंदर कुछ जियोपॉलिटिकल भी चीज़ें हो सकती हैं, और ओवर अगर नहीं होती तो फिर आप मार्केट को कैसा देख रहे हैं? देखिए, मोस्ट प्रॉब्ली ईरान इन 4-5 दिन में स्टेबल रहेगा, ठीक है। क्योंकि ईरान के अंदर आपको पता है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ये इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उनके, इस सारे सिनेरियो में। प्लस इस सारे सिनेरियो के फ़ौरन बाद वो पूरी दुनिया से लोग उधर जाएंगे, वो जो फ्यूनरल होना है उनके इस्लामिक लीडर का। तो इस सारे सिनेरियो में ईरान कोई ऐसी मिस एडवेंचर नहीं करेगा। अब अमेरिका को देखना है। अभी तक तो चीज़ें ऐसे लगती हैं जिस तरह कतर और जिस तरह पाकिस्तान ने अपना बनाया है, और हर टाइम अमेरिका और ईरान के साथ इन टच हैं, तो मेरे ख्याल से इट विल बी स्टेबल। लेकिन आप कुछ कह नहीं सकते, ये अनकंट्रोलेबल्स में आता है। अगला वीक कदरे बेहतर वीक होगा, वॉल्यूम भी आएंगे, क्योंकि अगले वीक से आपकी वो बाइंग शुरू हो जाएगी जो इस एंटिसिपेशन के साथ हो रही होगी कि इसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, इसकी अर्निंग्स अच्छी आ रही हैं, तो क्यों ना इसको बाइंग करें। तो वो जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने आगे बेट करनी है रिजल्ट्स के ऊपर, तो उनके लिए दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि वो बाइंग्स अपनी करेंगे और अपनी होल्डिंग्स को मेंटेन करेंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे, जो कि है PSX अनाउंसमेंट रिकॉर्ड, जहाँ पे डॉक्टर साहब हमें बताएंगे कि
करंट वीक के अंदर किन कंपनीज में कुछ अच्छी पॉजिटिव या नेगेटिव हैपनिंग्स और उनके कोई न्यूज़ वगैरह आई हैं। तो डॉक्टर साहब, करंट वीक के अंदर आप किसी कंपनी के बारे में कुछ अच्छी या बुरी देखिए, न्यूज़ है? अगर करंट वीक के अंदर अगर मैं अच्छी और बुरी चीज़ के बताऊं तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आज हम ये वाला, क्योंकि पॉडकास्ट आपको पता है वेडनेसडे को रिकॉर्ड करा रहे हैं, शॉर्ट वीक है, तो आज तक जो आपका फाइनेंस बिल है अपोजिशन ने वॉकआउट किया, फिर भी वो अप्रूव हो गया। फाइनेंस बिल के अंदर कुछ चेंजेस हैं, वो एक अच्छी चेंजेस हैं। लाइक आपके मोबाइल सेट्स के अंदर रेगुलेटरी जो टैक्स था आपका, वो टैक्स को गवर्नमेंट ने कहा है कि आप लमसम ना पे करें, आप उसी फाइनेंशियल ईयर में इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दें। दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर इम्पोर्टेड मोबाइल्स। एयरलिंक के लिए दिस इज़ अ डबल एज सोर्ड, क्योंकि एयरलिंक सबसे बड़ा इंपोर्टर भी है पाकिस्तान में, 20 लाख फ़ोन वो इंपोर्ट करता है, उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर ये मैन्युफैक्चर भी करता है। तो एयरलिंक के लिए दिस इज़ काइंड ऑफ न्यूट्रल टू नेगेटिव फॉर मी, लेकिन ज़्यादा एनालिसिस से रेट कर रहे हैं कि एयरलिंक के लिए भी पॉजिटिव है कि ज़्यादा आएंगे मोबाइल्स ये वो। आल्दो जितने आपके पीटीसी के लिए दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंग, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में ये जो होता है ना रेवेन्यू, जो टेली कम्युनिकेशन कंपनीज होती है, इनका होता है कि पर कैपिटा क्या रेवेन्यू है। पाकिस्तान का पर कैपिटा जो इंटरनेट से रेवेन्यू आता है ना, वो बड़ा कम है। और पाकिस्तान में जितने ज़्यादा स्मार्टफोन ज़्यादा होंगे, जितने ज़्यादा यूज़र्स बढ़ेंगे, जितनी ज़्यादा जेन जी बढ़ेगी, ठीक है, और इंटरनेट की यूज़र ज़्यादा होगी, तो इनके रेवेन्यूज इंक्रीज होगा। दिस इज़ पॉजिटिव थिंग पर पीटीसी। अब चले जाते हैं गाड़ियों में। गाड़ियों में बजट में प्रपोज किया गया था कि जो आपकी इम्पोर्टेड के टैक्स को कम किया जाएगा और लग्जरी टैक्स इंक्रीज़ किया जाएगा। देखें, अब थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया, उन्होंने कहा $75,000 से ऊपर की कोई अगर आप ईवी भी मंगवाते हैं ना, तो उस पर भी हम टैक्स लगाएंगे, प्लस जो भी 2000 से ऊपर सीसी है उस पर हम टैक्स और इंक्रीज़ करेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि लोकल जो आपके प्लेयर्स हैं, जैसे होंडा, मतलब इंडस है, ये इनके लिए पॉजिटिव है कि लोग कम से कम बाहर से मंगवाएंगे और लोकल ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। और प्लस ईवी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे सासगर भी आ रहा है, BYD भी, तो इनके लिए दिस इज़ अ पॉजिटिव थिंग। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है दैट इज़ जो ऐसी टेक्सटाइल कंपनीज या ऐसे एक्सपोर्टर्स जिनका 80% रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता था, गवर्नमेंट ने उनके लिए सुपर टैक्स की अबॉलिश कर दिया कि इनका सुपर टैक्स खत्म। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। इससे आप समझ लें कि इंटरलूप की ऑलमोस्ट 15 से 16% अर्निंग पर शेयर इंक्रीज कर जाती है। गुल अहमद वाले सीज पे देखा जाए तो गुल अहमद को दूसरी चीज़ भी इफेक्ट, वो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, जिसमें उन्होंने टैक्स कम किया, सुपर टैक्स, और 500 मिलियन से कम जिनका प्रॉफिट्स है उनका तो वैसे ही उन्होंने कर दी। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर टेक्सटाइल सेक्टर, खास तौर पे एक्सपोर्टर्स के लिए, जिसमें निशात को भी किसी हद तक फ़ायदा है, जिसमें कोहिनूर टेक्सटाइल को भी फ़ायदा है, जिसमें इंटरलूप को भी फ़ायदा है। इंटरलूप को तो बहुत फ़ायदा है, उनका तो सारा रेवेन्यू आपको पता है इसमें डॉक्टर साहब ये होगा कि अब कंपनीज जो है वो एक्सपोर्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगी? डेफिनेटली करेंगे। हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में वैसे भी कम थे। हमें इस सिनेरियो के अंदर, इस सारे सिनेरियो के अंदर अनएक्सपेक्टेडली कहा ये जा रहा था कि गल्फ कंट्रीज से शायद इतना पैसा पाकिस्तान में ना आए, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली हमारी रेमिटेंस ने हमारी बड़ी सपोर्ट की है लास्ट 3 मंथ्स में, एंड दैट इज़ अमेजिंग। तो अब गवर्नमेंट चाहती है कि हम किसी तरह से ट्रेड डेफिसिट को भी ट्रेड सरप्लस में लेके जाएं और हमारे पास एक्सपोर्ट इतनी बड़ी हो जाए, एक्सपोर्ट्स को रिलीफ दें। देखें दूसरी साइड पे जो एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग स्कीम्स थी उसमें दोबारा कर रही है गवर्नमेंट, 5% पे आप एक्सपोर्ट वाले लोन लें, तो ये सारी चीज़ एक्सपोर्टर्स के लिए फेवरेबल है। तो अब हमें अपनी पोजीशंस को, अपनी पोर्टफोलियो को उन जगहों पे शिफ्ट करना है जिनके पास एक्सपोर्ट का पोटेंशियल हो। बिल्कुल ठीक है। नो लेट्स मूव टुवर्ड आवर थर्ड सेगमेंट विच इज़ कंसेप्ट लर्निंग। और डॉक्टर साहब के पास चलते हैं और पूछते हैं कि आज वो किस टॉपिक में हमें नया कंसेप्ट देंगे या सिखाएंगे। नया कंसेप्ट ये हर वीक ही आया करेगा इंशाल्लाह, हर वीक। तो इस दफ़ा एक बड़ा सिंपल कंसेप्ट है जिसे हम लोग अक्सर हम भी पोस्ट बनाते हैं, जिसका नाम है इनसाइडर ट्रांजैक्शन। जिसमें इनसाइडर ट्रांजैक्शन बेसिकली ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं, इट्स नॉट इनसाइडर ट्रांजैक्शन, अगर मैं सही तरह बात करूं तो इनके एग्जेक्टिव्स जो बाय एंड सेल करते हैं, ठीक है। अमूमन इनसाइडर ट्रांजैक्शन को कोरिलेट किया जाता है कि कोई अंदर की खबर हो तो उस पर कोई ट्रांजैक्शन की जाए। आप समझ लें बाय बैक शेयर्स, ये कंपनीज जो होती हैं उनके एग्जेक्टिव्स होते हैं, वो अपने शेयर्स को बाय बैक करते हैं, कोई भी रीज़न हो सकती है। नेटसोल ने लास्ट ईयर अपने शेयर्स को बाय बैक किया था मार्केट से, और उसकी रीज़न ये थी कि नेटसोल ने कहा था कि जी हम लोग इसलिए बाय बैक कर रहे हैं कि हम एम्प्लॉयज़ का एक पूल बनाना चाहते हैं जो हम अपने एम्प्लॉयज़ को देंगे। आपके कोहाट सीमेंट ने बाय बैक किया था, और उनकी रीज़न ये थी कि हमें लगता है कि मार्केट हमें उस तरह वैल्यू नहीं कर रही, तो हम ज़्यादा शेयर अपने पास रख के मार्केट में स्कार्सिटी। इसी तरह यूनिलीवर नेस्लेज ने भी एक दफ़ा बाय बैक किए थे शेयर्स,
ठीक है। सुजुकी ने अपने शेयर्स बाय बैक किए थे मार्केट से, ये कह के हम लोग डी लिस्ट हो रहे हैं, तो हम अपने शेयर जिनके पास मार्केट में है तो ले लें। तो बाय बैक जब कोई शेयर बाय करता है कोई कंपनी या ये, तो इन्हें इन्हें कंसीडर किया जाता है कि इट इज़ अ गुड थिंग कि आपके ओनर सबसे पहले ट्रस्ट कर रहे हैं अपनी कंपनीज पे और अपने शेयर्स ले रहे हैं। तो अमूमन इसे कंसीडर किया जाता है कि शायद कोई बड़ी हैपनिंग होने वाली है कंपनी में, शायद इसका शेयर प्राइस ऊपर जा रहा है, पैकेजेस ने अपने आप को बाय बैक किया कर अभी। रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ अ गुड थिंग। ठीक है, एंग्रो ने अपने आप को बाय बैक किया। एजीपी ने ठीक है, एजीपी ने अपने आप को बाय बैक किया, 15 मिलियन के शेयर एजीपी ने बाय बैक किए। अच्छा, कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो अपने मार्केट में सेल आउट कर रही होती हैं शेयर, इसे कंसीडर किया जाता है नेगेटिव के भाई ओनर पता नहीं क्यों अपने शेयर सेल कर रहे हैं। ऑल्दो ये डेफिनेट नहीं है सेल आउट, लेकिन कंसीडर ये किया जाता है। यानी इन जर्नल अगर मैं बात करूं तो सेल करने का मतलब होता है कि पता नहीं क्या कोई नेगेटिव न्यूज़ आने वाली है या कोई मसला। आपको पता है ठट्ठा में हम डिस्कस करते होते थे, ठट्ठा का ओनर जो थे वो बाय बैक कर रहे थे जब इनकी प्राइसेस 30 40 50 रुपए पे, तो हमें लगता था इसमें कुछ होने वाला है। फिर हमने ठट्ठा को पढ़ना शुरू किया था। सेम इसी तरह पैकेजेस में भी, सेम इसी तरह एंग्रो में भी अब हम इसी से। आपको पता है एयरलिंक भी बाय बैक करता था और एयरलिंक भी 60 70 से फिर 150 पे चला गया था और अभी 188 पे भी इनके बाय बैक है। तो इस चीज़ पे बड़ा गौर करना चाहिए। हाँ, कोई अगर 30 शेयर बेच रहा है, 50 शेयर बेच रहा है, 60 शेयर, वो मैटर नहीं कर रहा होता। ठीक है। अच्छा, बाय बैक या सेलिंग का ज़रूरी मकसद नहीं है कोई बैड न्यूज़ हो सकता है ओनर को पैसों की ज़रूरत हो, अपनी लिक्विडिटी को कैश करना हो। जैसे पिछले दिनों, आज से 4-5 महीने पहले सिस्टम्स ने 10 मिलियन शेयर्स सेल किए थे। सिस्टम्स के ओनर है आई गेस आसिफ पीर साहब। तो इस चीज़ को बड़ा नेगेटिवली के सिस्टम में पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या हो गया। तो पता करने पे जो मार्केट में न्यूज़ यही आई थी कि उनके पास ऑलरेडी बड़ी लिक्विडिटी है, तो उन्होंने थोड़ा सा कैश आउट करना था तो कर दिया इस तरह, लेकिन मार्केट ने इसे नेगेटिवली परसीव किया था। लेकिन उसके बाद सिस्टम में कोई ऐसी खबर नहीं देखने को मिली जिस पर बनता था बाय। तो ये एक कंसेप्ट है जो मैं वाईसी फैमिली को करवाना चाहता था कि बाय बैक और सेल या इनसाइडर ट्रांजैक्शन ऑफ सेल एंड बाय, इसे बड़े गौर से देखा करें और फिर देखा करें कि इससे रिलेटेड क्या चीज़ मार्केट में है। और इट्स लाइक एन इन्वेस्टिगेशन। आज आप कंपनीज में कर रहे हैं तो इसको आपने इन्वेस्टिगेट करना है, क्योंकि आपकी हार्ड अर्न मनी इन कंपनीज के पास है। ये ना हो कि ओनर रातों रात बेच के चले जाएं, जैसे परवेज़ अहमद सिद्दीकी में हुआ था, जैसे परवेज़ अहमद सिद्दीकी कह रहा हूँ, सॉरी, जैसे परवेज़ अहमद सिक्योरिटीज़ में हुआ था, जैसे टेली में ऐसा हुआ था। ठीक है, ऐसे और बड़ी कंपनीज हैं। तो आपने अपने पैसों के लिए खुद जागना है, खुद उसकी हिफाजत करनी है। अब लोग इस पे ये भी क्वेश्चन करेंगे कि जो हम इनसाइडर ट्रांजैक्शन को फॉलो कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल जून के अंदर बाय हो रहा है, तो उसकी शेयर प्राइस पे इफेक्ट, अगर हम फॉर एग्जांपल के पॉजिटिव हैपनिंग हो रही है, शेयर प्राइस में इफेक्ट कब देखने को मिलेगा? इसका कोई जस्टिफाइड रूल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी, इंटरलूप क्या मैं पिछले 10 दिन से नहीं कह रहा, मैंने बड़ी दफ़ा कहा है। बजट वाले टॉपिक में देखें कि टॉप पिक इंटरलूप हो गई, मिड टर्म जेम में भी हमारे इंटरलूप है, गुल अहमद टेक्सटाइल भी थी। खैर, ये चीज़ें उसी टाइम ट्रांसलेट नहीं हो रही होती, शायद उसी टाइम ट्रांसलेट में तुक्के आपके 1-2 लग जाए, मेरे भी लगते हैं, आप लोगों के भी लगते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग चीज़ लेके बैठ जाएं, ठीक है। मैं ये कहता हूँ अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इट डज़ नॉट मीन कि आज कोई न्यूज़ आई है उसका आज ही इम्पैक्ट है। अभी आपने बताया है कि संडे को पॉजिटिव न्यूज़ की भरमार आ गई कि सुबह ऐसे सारे हार्ड कह रहे थे मार्केट नेगेटिव होगी। देखिए, हर बंदा एक ही चीज़ से एक ही लॉजिक के साथ पैसा कमाएगा, मैनिपुलेटर क्या करेगा पीछे, वो भी तो सोच रहा होता है ना, उसे भी तो पता था सुबह ऊपर जाना। हर बंदे को अगर पता था, मुझे, आपको, अली को, हर एक को पता था, तो इट डज़ नॉट मीन कि मार्केट ने ऊपर ही जाना है। मार्केट विल गिव यू सरप्राइजेज और मार्केट इज फुल ऑफ सरप्राइजेज। इतना ईजी नहीं होता इधर से पैसे कमाना। ठीक है, अब हमारा जो फोर्थ सेगमेंट है वो आप सबका फेवरेट सेगमेंट होगा, जो कि है मिड टर्म जैम। कि हमें कोई मिड टर्म जैम बताएं जिसके साथ पोटेंशियल बताएं कि कितने % गेन। अब आप बस इतना बता दें वाई, जो लोग नहीं तलाश करते, सिर्फ बाय कर लेते हैं किसी रैंडम न्यूज़ पे, किसी रैंडम पीपल के कहने पे, तो वो बता दें कि वाई उस जेम का और कितने % पोटेंशियल है। देखें, पहली चीज़ सारे यहाँ क्लैरिफाई करें कि ये जेम बताने से मतलब इससे हमें कोई एज इट इज़ फ़ायदा नहीं, ना हम ये कह रहे हैं कि ये खरीदें खरीदें खरीदें। बिल्कुल ठीक है, इससे पहले भी जेम्स पे डिस्कशन होती थी। हम आपको वाई बताते हैं, हम आपको वाई बताते हैं, वाई के बाद इट्स योर डिसीजन कि आपने उसे बाय करना है या नहीं बाय करना। इस वीक का जो मेरा जेम है दैट इज़ DGKC, डेरा गाजी खान का जो सीमेंट है, डेरा गाजी। इस वीक की जो मेरी मिड टर्म जेम पिक है वो है DGKC। अभी 220 पे ट्रेड हो रहा है, 20 के आसपास, विद अ टारगेट प्राइस ऑफ
लाइक 253 इन शॉर्ट टर्म, ठीक है। और मिड टर्म में मुझे लगता है कि ये 320 से 350 के दरमियान चला जाएगा। तो इसमें अपसाइड पोटेंशियल आपको 35 से 45% के दरमियान, दैट इज़ अ गुड अपसाइड पोटेंशियल बाय द वे मिड टर्म। और मिड टर्म से मुराद है 6 से 9 माह, शॉर्ट टर्म से मुराद है 3 माह। कल क्या ऊपर जाएगा ये शायद आपके हाथ की लकीरें या कोई नजूमी ज़्यादा अच्छा बता सके। अच्छा, इस सारे सिनेरियो में क्यों मैं कहता हूँ कि डीजीकेसी, सबसे पहले ईवी पर टन इसकी आपके पूरे सेक्टर की 65 एवरेज है, ये 37 पे है, $37 पर ईवी पर टन के बारे में भी हमने काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन किया, आगे फिर कर दें। दूसरी चीज़ ये है कि इसकी जो सेल्स ग्रोथ है वो बड़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई, यूटिलाइजेशन कैपेसिटी कॉन्ट्रेरी टू द सेक्टर जो 55% पे यूटिलाइज हो रहा है, इसकी 75% है। प्लस उसके अलावा इंटरनेशनल कोल, लोकल कोल, ये इसके मिक्सचर पे चल रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ कि इसने अपनी ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन की है, अपनी चीज़ को इंक्रीज़ किया है, अपनी कैपेसिटी को। अब ये सिंगल यूनिट जो हब का है इसका, ये सबसे बड़ी कैपेसिटी के साथ चल रहा है। डेली मेरे ख्याल से 11,000 की कैपेसिटी पे चल रहा है। उसके बाद हब पे जो इसका डीजीकेसी का है, आपको पता है खैरपुर में है, डीजीकेसी में है, हब में है। हब से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ईरान में अब सीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये वहाँ से एक्सपोर्ट करेगा। आल्दो मैं ये बता दूं कि ऑलरेडी अमेरिका तक इसकी सब्सिडरी है, एक्सपोर्ट है, एंड दिस इज़ अमेजिंग थिंग। उसके बाद इसकी फाइनेंस कॉस्ट कम हो रही है। उसके अलावा ये अदर बिजनेसेस में बढ़ा जा रहा है। रिफान मेज़ के अंदर जा रहा है, एमसीबी के 8% शेयर हैं इसके पास निशात प्रॉपर्टीज़, ये एम्पोरियम मॉल वगैरह इसके शेयर्स हैं। नेक्स्ट इन ऑटोज़, ये होंडाई वाले, इसके शेयर्स हैं। ठीक है, 100% इसके पास कंपनी है जो अमेरिका में एक्सपोर्ट करती है। और भी इसकी 2-3-4 कंपनीज हैं, या आप ऐड ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो टेक्सटाइल का एक्सपोजर भी इसे मिल जाएगा, इसे गाड़ियों का एक्सपोजर भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा, इसे प्रॉपर्टीज़ का एक्सपोजर भी मिल रहा है, इसे रिफान मेज़ का भी एक्सपोजर मिल रहा है। 32% आई गेस रिफान मेज़ में ये कर रहे हैं। आल्दो के उसकी जो पैसे चाहिए रिफान मेज़ को ख़रीदने के लिए, उसके लिए दे आर रेजिंग द फंड्स। तो ये सारी सिचुएशंस मिल के मुझे लगता है डीजीकेसी इज़ अ गुड मिड टर्म चॉइस। रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं? रिस्क फैक्टर ये हो सकता है, आल्दो आपको पता है आपकी आगे हाउसिंग की डिमांड भी इंक्रीज़ होने लगी है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी जो गवर्नमेंट ने इस दफ़ा रिलीफ किया इसीलिए ताकि सीमेंट सेक्टर बढ़े। इसके नेगेटिव पॉइंट्स में आप वही जो सीमेंट को ओवरऑल इफेक्ट करते हैं कि अगर आपकी एनर्जी कॉस्ट इंक्रीज़ करती है, आपका कोई प्रॉब्लम आ जाए, इसमें आपका कोल प्राइसेस हाई हो जाए, वो एक जर्नल सीमेंट का मैं सेशन किया भी है हमारे यूट्यूब पे सेशन, और करते भी रहेंगे, तो उसमें आप जाके देख सकते हैं इस सारे सिनेरियो को। तो दिस इज़ माई मिड टर्म जैम। मुझे लगता है डीजीकेसी, आल्दो मैंने अभी बाय नहीं किया, आज मैंने उसकी बिड लगाई हुई थी, अभी तक बाय नहीं हुए, तो आई विल ट्राई टू बाय नेक्स्ट वीक अगर मुझे अच्छा रेट मिल जाता है। और एनीथिंग बिलो 220 इज़ अ गुड रेट फॉर मी टू बाय डीजीकेसी। हाँ, एक चीज़ मैं डीजीकेसी से रिलेटेड बता दूँ, अगर आप लोगों ने डीजीकेसी खरीदना है तो आपको पता है आपका बड़ा अच्छा जर्नी यंग्स कैपिटल के साथ, तो कोशिश कीजिए यंग्स कैपिटल के साथ अकाउंट ओपन करवा के और उनकी ऐप यूज़ करके उसके अंदर डीजीकेसी खरीदें, इंशाल्लाह ज़्यादा बरकत होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि जो ऐप यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी, तो वो डिस्काउंट वाउचर्स पे जाएं। अपने बच्चों को जब भी बाहर लेके जाएं मैकडोनल्ड्स वगैरह, तो एक दफ़ा देख लें यंग्स कैपिटल आपको वहाँ डिस्काउंट दे रहा है या नहीं। ऐप पे जाके डिस्काउंट ज़रूर देखा करें। अगर अल्लाह ना करे आप में से किसी को टेस्ट की ज़रूरत पड़े चुगताई पे, तो वहाँ भी ऐप में जाके डिस्काउंट वाउचर ज़रूर देखा करें। दिस इज़ समथिंग जो हमने अपनी वाईसी फैमिली के लिए किया है। ये पाकिस्तान में ऑलरेडी नहीं हो रहा कि हमारी ऐप में आपको डिस्काउंट वाउचर्स किसी की ऐप में नहीं मिलते। तो आई विल प्रेफर कि आप यंग्स कैपिटल के साथ अकाउंट ओपन कराएं। ये नीचे नंबर आ रहा है, ये नंबर पे आपने जाना है, व्हाट्सएप करना है। ये पीटीसीएल नंबर है, लेकिन ये हमारा व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है। तो यहाँ जाके अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें, इंशाल्लाह ताला अकाउंट खोल जाएगा। ओवर द वीकेंड आप अपने अकाउंट्स खुलवाएं, अपने बच्चों के, अपने फादर्स के, अपने पेरेंट, किसी के भी अकाउंट खुलवाएं। अब हम मूव करते हैं अपने फाइनल सेगमेंट पे, जो कि है रैपिड फायर। इसमें हम इस दफ़ा तो जो हमने लोगों के क्वेश्चंस हैं वो हमने अपने फेसबुक ग्रुप से लिए हैं, जिसका लर्न PSX विद YC है। और नेक्स्ट टाइम जो लेंगे हम, वो इस यंग्स कैट टॉक एपिसोड के नीचे जितने भी कमेंट आएंगे, हम आपके जो है ना उन क्वेश्चन को एंटरटेन करेंगे। अब डॉक्टर साहब से हम उन लोगों के क्वेश्चन पूछते हैं, और 30 सेकंड में हम चाहेंगे डॉक्टर साहब उनका वाई का भी आंसर करें। तो डॉक्टर साहब ये सबसे बड़ा अच्छा वैसे सेक्टर है, इसमें सब लोग कमेंट्स करेंगे नीचे और आप उसमें से लिया करेंगे रैंडम, वो इंटरेक्टिव सा हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले डॉक्टर साहब शबान हमजा भाई का है कि विच स्टॉक इज़ बेटर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मारी, OGDC या PPL? अगर लॉन्ग टर्म अबव 3 years है तो आई विल गो विद मारी एनर्जी, ठीक है। विद अ स्ट्रॉन्ग ग्रुप,
ठीक है। और कैगर इसका पिछला, और डिविडेंड में भी ये लोग अच्छे हैं, और प्लस इनके सक्सेस रेट और रिजर्व रिप्लेसमेंट रेट सबसे अच्छा है। तो अगर 3 साल से ऊपर का सोचना है तो आई विल गो विद मारी। मोहम्मद अमीन भाई ने पूछा है, प्लीज शेयर 5 स्टॉक्स दैट कैन बी मल्टी बैगर टिल द एंड ऑफ 2026। ये तो उन्हें कहें कि बैरन बफे पिछले 90 साल के अंदर 11 मल्टी बैगर और इन्हें 5 मल्टी बैगर चाहिए। ये तो मल्टी बैगर की वो डिफरेंस है भाईजान कि आप बैग में उठा के रख लें। 2026 तक निशात मिल में बड़ा अपॉर्चुनिटी है, जो मुझे लगती है। मुझे लगता है कि डीजीकेसी में अपॉर्चुनिटी है। मुझे लगता है गरीबवाल सीमेंट में भी अपॉर्चुनिटी है यहाँ से 60-70% ऊपर जाने की, हालांकि लोगों की वाच लिस्ट में ये नहीं होगा। उसके अलावा अगर मैं और देखूँ, पेल के अंदर मुझे लगता है कि 30-40-50% यहाँ से एजीपी के अंदर है। तो ये कुछ शेयर्स हैं जिसके अंदर 30-40-50% है, बाकी तो मैं आपके साथ शेयर करता ही रहता हूँ। थर्ड पे अदनान भाई ने पूछा है, जैसे आपको पता है मिलर ट्रैक्टर का जो स्टॉक है वो स्प्लिट हुआ है, तो उन्होंने पूछा कि व्हाट हैपेंड विद मिलर ट्रैक्टर। थोड़ा सा स्टॉक स्प्लिट का ही बता दें क्या। स्टॉक स्प्लिट बेसिकली ये होता है कि इसकी फेस वैल्यू होती है एक, कि हर शेयर जब रजिस्टर्ड होता है उसने अपनी एक फेस वैल्यू लिखवाई होती है। अमूमन पाकिस्तान में ये 10 थी, कुछ भी 5 है, लेकिन 10 थी। अब क्योंकि उनके शेयर्स ऊपर चले गए हैं तो गवर्नमेंट ने ये कहा है लिक्विडिटी इंक्रीज करने के लिए कि आप अपनी वैल्यू को स्प्लिट करें। तो उसमें मिलर ट्रैक्टर ने भी स्प्लिट की, लकी ने भी अपनी स्प्लिट की थी 2 पे, सिस्टम्स ने भी स्प्लिट, मिलर ट्रैक्टर ने भी 1:2 की है जी। तो 5 से डिवाइड कर दिया है अपने शेयर्स को। ठीक है, अगर आपके पास पहले 100 शेयर से आप उसके आधे रेट पे 200 शेयर आ गए हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे लिक्विडिटी इंक्रीज होती है। मिलर ट्रैक्टर जो 400 का शेयर सोच के नहीं लेते थे 500 का, अब शायद वो ज़्यादा लेना शुरू हो गए। ये ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए और गवर्नमेंट ने लिक्विडिटी, अदरवाइज इसके फाइनेंशियल्स भी उसी तरह डिवाइड हो जाएंगे, डिविडेंड भी उसी तरह डिवाइड हो जाएगा, परसेंटेज वही रहेगी। फोर्थ पे एक भाई ने पूछा है, एसएनजीपी से किसी और शेयर में शिफ्ट होना चाहिए मेरे ख्याल इसी से को होल्ड करना चाहिए? मेरे ख्याल से आप इट्स अ गुड टाइम टू होल्ड एसएनजीपी। अभी काफ़ी न्यूज़ आएंगी तो मेरे ख्याल से एसएनजीपी में यू कैन होल्ड, क्योंकि ये जितनी ये ईरान के साथ डील के बाद जितनी भी गैस पाइपलाइंस की बातें हो रही हैं, तो इसका मेन बेनिफिशियरी तो एसएनजीपी होगा ना। ओवरऑल इंडस्ट्री भी होगी, इकानमी भी होगी, लेकिन एसएनजीपी और एसएसजीसी तो पाइपलाइंस फिर अपनी ला लेंगे। और बेसिकली ये पाइपलाइंस के पैसे कमाते हैं, इनकी अपनी गैस नहीं होती, इन्होंने पाइपलाइंस डाली हैं, उधर से ये गैस भरते हैं और उसके बिल जमा करते हैं। और एक भाई ने पूछा है, टारगेट ऑफ पेल एंड एमएलसीएफ टिल दिसंबर 2024। दिसंबर 2000 तक पेल 65, ठीक है, विद ऑल दी हैपनिंग जो हमने पहले काफ़ी दफ़ा डिस्कस की हैं। और मैपल लीव का अगर मैं बड़ा कंजर्वेटिव टारगेट बोलूं तो 147 से 165 के दरमियान कहीं होगा मैपल लीव इंशाल्लाह। ये कोई मैम जोया वहाब है, इन्होंने पूछा है व्हाट विल बी द टारगेट ऑफ मैपल लीव, हमने डिस्कस कर लिया है। एसएसजीसी, सिटी फार्मा। देखिए सिटी फार्मा अभी काफ़ी स्लो हुई है। सिटी फार्मा साल में 1-2 महीने चलती है और खुल के चलती है। मेरे ख्याल से सिटी फार्मा में अभी कोई बहुत ज़्यादा हैपनिंग्स नहीं हो रही, तो सिटी फार्मा हम लोग इसी रेंज बाउंड में विद वही 107 से 115 के दरमियान ठीक है। और एसएसजीसी में ना एक मसला है, एसएसजीसी के फंडामेंटल्स भी ब्लीड कर रहे हैं, प्लस वो हाई लेवरेज शेयर है। अगर वो ऊपर जाना भी चाहे ना तो हमारे जो ये मार्जिन और फाइनेंस पे हाई लेवल ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, ये इसे ऊपर जाना है, इसलिए इसकी बीटा बहुत ज़्यादा है, ये वोलेटिलिटी बड़ी ज़्यादा है। तो आई विल ऑलवेज से कि यार कोशिश करो, मार्केट में ना पैसा कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है अपना पैसा बचाना। तो मेरे ख्याल से एसएसजीसी से अच्छी आपको मिलेंगी। मैंने तो अरसे हो गया एसएसजीसी देखा नहीं, बाय द वे इसका प्राइस क्या है? 32। ये वही फिर 32 से 44 जाता है, फिर 29 पे आता है और फिर यही रेंज में खेलता रहता है। और पीआरएल एंड मुगल, मुगल इज़ अ गुड शेयर। मुगल में हर चीज़ अच्छी हो रही है और हर चीज़ उसके लिए पॉजिटिव हो रही है। मुगल का वी कैन सी दिसंबर टारगेट ऑफ 125 प्लस। पीआरएल क्योंकि रिफाइनरी सारी थोड़ा सा रिवैम्प पे है, तो पीआरएल में भी यहाँ से आराम से 18 से 22% का टारगेट आप अप साइड देख सकते हैं। अटक में भी सारी रिफाइनरीज में एक दे सकते हैं। अगर रिफाइनरीज में सबसे ज़्यादा गेन जो मुझे नज़र आता है ना अगले 6 से 8 माह में, वो सिनर्जी में नज़र आता है इन टर्म ऑफ परसेंटेज। ऑल्दो इट्स अ रिस्की ट्रेड, बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मुझे लगता है कि सिनर्जी में अच्छा गेन मिल जाएगा। सर लास्ट पे क्वेश्चन है नदीम खान साहब का, वो कहते हैं सिलेक्ट टेक्नोलॉजीज़ का जो ये पब्लिक आईपीओ आ रहा है, इसके अंदर हमें कितना फ़ायदेमंद रहेगा इसकी एंट्री? सर आईपीओ का कोई पता नहीं लगता, क्योंकि आईपीओस लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री है, ज़्यादातर आईपीओस पाकिस्तान में पॉजिटिव जाते हैं। सेलेक्ट इज़ अ सब्सिडरी ऑफ एयरलिंक की सब्सिडरी है, लेकिन फॉर मी सेलेक्ट का जो आईपीओ है इट्स नो फॉर मी। आप लोग अक्सर कुछ दोस्त इस दफ़ा इस्लामाबाद मीट एंड ग्रीट में करते हैं, आप डायरेक्टली नहीं बताते किसी आईपीओ का,
मैंने कहा अल्टीमेटली पाकिस्तानी फ़ायदे में है ना, जो लोग स्टॉक मार्केट में नहीं भी हैं वो भी आईपीओ देख के अपने अकाउंट्स खुलवाते हैं। तो फॉर मी सिलेक्ट का आईपीओ इज़ अ बिग नो। रीज़न इसके पीछे ये है कि मुझे लगता है कि सिलेक्ट के आईपीओ का सारा जूस एयरलिंक ऑलरेडी अचीव करती है, लेकिन इट्स अ गुड ग्रुप, इट्स अ विजनरी ग्रुप, तो इसमें पॉजिटिव चीज़ भी हो सकती है। अगर आपने इसको ख़रीदा है तो मेरी दुआ होगी पॉजिटिव है, और अगर आपने इसने नहीं ख़रीदा तो मैं इसके लिए कोई बददुआ भी नहीं करूँगा। थैंक यू सो मच। बाकी ये है कि ऑडियंस को हम कहेंगे कि सजेशन के लिए हम ओपन है, कोई जो भी इस शो को और इम्प्रूव करने के लिए कोई सजेशन दे सके वो लाजमी दे। और नेक्स्ट वीक में अगर हम आप चाहते हैं कि आपके आंसर भी हम लें, क्वेश्चंस लें, तो आप काइंडली अपने जो क्वेश्चन है उसे कमेंट के अंदर लिख दीजिएगा। और डॉक्टर साहब आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो शो है ये अब इसे कंटिन्यू नहीं, मैं कंटिन्यू रखूँगा। अगर मैं नहीं होता तो आप पूरी रिसर्च टीम है, ये 8:10 पे हर सैटरडे को आया करेगा, और इंशाल्लाह ताला और संडे को हम लोग लाइव बैठा करेंगे फॉर ब्रोकरेज क्लाइंट। अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करवाएंगे तो वहाँ भी आप लोगों को हम ऐसे ही लाइव बैठा करेंगे, आपके क्वेश्चन उस टाइम लाइव पढ़ रहे होंगे और बताएंगे फॉर ब्रोकरेज क्लाइंट। बाकी थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग एंड लविंग यंग्स कैपिटल। आपकी वजह से हम हैं, और इंशाल्लाह ताला इकट्ठे हमारा ये जर्नी जुड़ता रहेगा। लेट्स ग्रो टुगेदर। थैंक यू सो मच।